स्टोरी की शुरुआत किम जियो के भागने से होती है। वो एक लैब से भाग रहा होता है और इतना डेस्परेट होता है कि पकड़े जाने से अच्छा मरना पसंद करता है। इसी दौरान वो एक हाई वोल्टेज बिजली की तार को छू लेता है, जिससे उसके पीछे पड़े लोग करंट लगने से वहीं गिर जाते हैं। जियो के पास एक म्यूटेटेड हार्ट है, जिसे हार्ट ऑफ रिस्किरेशन कहते हैं। इस दुनिया में ऐसे हार्ट म्यूटेंट्स होते हैं जिन्हें लोग ब्लेस्ड मानते हैं, लेकिन जियो के लिए ये दिल मुसीबत की जड़ है। इसी वजह से उसे 10 साल तक लैब में टॉर्चर किया गया था। उस पर नए ड्रग टेस्ट किए गए थे और बार बार उसके ऑर्गन्स निकाले गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी हर बार रीजनरेट हो जाती थी। लैब से भागने के बाद जियो की हालत एक स्केलेटन जैसी हो चुकी थी। वो कूड़े में फेंका हुआ पुराना ब्रेड खाकर गुजारा कर रहा होता है। तभी वहां कुछ गुंडे एक स्कूल की लड़की को परेशान करते हैं। जियो बीच में आकर उन्हें डराता है। उसका स्केलेटन वाला रूप देखकर गुंडे भूत समझकर भाग जाते हैं। पहले वो लड़की हेजी भी डर जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि जियो वही डॉग फूड खा रहा है जो वो कुत्ते के लिए लाई थी, तो वो वापस आ जाती है। उसे समझ आता है कि जियो कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है जो बहुत ज्यादा भूखा है। हेजी उसे अपना सबवे सैंडविच देती है और जियो उसे अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि कैसे लैब में 10 साल तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसी वजह से वो ऐसा दिखता है। हेजी उसे मदद ऑफर करती है। वो उसे नए कपड़े दिलाती है, एक विग पहनाती है और उसके स्कल पर मेकअप कर देती है ताकि कोई उसे आसानी से पहचान ना सके। जियो को 10 साल में पहली बार कोई नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया था। हेजी उसे कुत्तों, गामजा और बाकी का ध्यान रखने को बोलकर अपने एकेडमी चले जाती है। जियो को लगता है कि अगर वो यहाँ पर रुका तो लैब के लोग हेजी को भी खतरे में डाल देंगे, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। वो रास्ते में थक कर गिर जाता है और भूख मिटाने के लिए डॉग फूड खाते हुए सबवे का स्वाद इमेजिन करता है। तभी अचानक वहाँ गामजा, वो कुत्ता और हेजी आ पहुंचते हैं। हेजी उसे ढूंढ लेती है और उसे बिना बताए जाने पर टोकती है। हेजी कुत्तों, गामजा और बाकी की मदद से जियो को ढूंढ लेती है। जियो माफी मांगता है कि वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहता था, लेकिन हेजे उसे समझाती है और कन्वीनियंस स्टोर से फूड लाया हुआ खाना, कुकीज और मिल्क खिलाती है। जियो को ये खाना इतना पसंद आता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खाना खाने से जियो की एक हड्डी रीजनरेट होने लगती है। वो बताता है कि खाना खाकर फुल रिकवरी में काफ़ी साल लगते हैं। हेजी के पूछने पर वो मन में सोचता है कि अगर वो खून एब्जॉर्ब करे तो वो तुरंत ठीक हो सकता है, लेकिन वो डर के मारे हेजी को ये नहीं बताता। हेजी उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन एक पुलिस ऑफिसर है और वो खुद एक हार्ट वेरिएंट है। जियो को पहली बार लगता है कि शायद वो अब बिना भागे चैन से जी पाएगा। तभी अचानक एक काली कार आकर जियो को टक्कर मारती है। लैब के गुंडे हेजी को किडनैप कर लेते हैं और जियो को रस्सी से कार के पीछे बांधकर सड़क पर घसीटते हुए ले जाते हैं। जियो खुद को बेबस महसूस करता है। तभी गामजा और बाकी कुत्ते वहां आकर कार को रोकने की कोशिश करते हैं और रस्सी काट देते हैं। गुंडे कार से उतरकर उन मासूम कुत्तों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। अपनी आंखों के सामने उन कुत्तों को मरता देख जियो टूट जाता है। गुंडे गामजा और बाकी सब कुत्तों को मार देते हैं। जियो को एहसास होता है कि लैब में 10 साल के टॉर्चर के बाद सिर्फ इन कुत्तों और हेजी ने उसे इंसान समझा था। वो जमीन पर बिखरे हुए कुत्तों के खून की तरफ रेंगता है। जैसे ही वो कुत्तों का खून एब्जॉर्ब करता है, उसकी स्केलेटन बॉडी तुरंत रीजनरेट होने लगती है। उसकी पूरी स्किन, मसल और ऑर्गन वापस आ जाते हैं और वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे दिखना शुरू हो जाता है। जियो की नई बॉडी देखकर गुंडे डर जाते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें हमला करने को कहता है। जब एक गुंडा आयरन पोल से हमला करता है, जियो जियो उसे इनह्यूमन फोर्स के साथ एक ही मुक्के में उड़ा देता है। जियो मरे हुए कुत्ते गामजा को गोद में उठाता है और उन गुंडों को धमकी देता है कि उसे मौत का सबसे दर्दनाक तरीका पता है। वो गुंडों से सीधा सवाल करता है कि हेजी कहाँ है। हेजी को एक पुराने वेयर हाउस में बांध कर रखा गया था, जहां उसके आसपास डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। थग लीडर हेजी को धमकाता है कि अगर उसने जियो का ठिकाना नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। तभी लीडर को एक फोन आता है जिसमें उसका आदमी डरते हुए बताता है कि कुत्तों ने जियो की मदद करी और वो अब एक इंसान में बदल चुका है। लीडर को समझ नहीं आता कि कोई स्केलेटन आखिर इंसान में कैसे बदल सकता है, पर वो पैसे के लालच में पागल होकर हेजी पर चिल्लाने लगता है। तभी एक गुंडा दीवार तोड़ते हुए कमरे में गिरता है और पीछे से एक नया लड़का अंदर आता है। ये जियो है, इस जिसकी बॉडी अब कुत्तों के खून से पूरी तरह रीजनरेट हो चुकी थी। जियो गुस्से में है क्योंकि उन गुंडों की वजह से वो सारे कुत्ते मारे गए जिन्होंने उसे बचाया था। गुंडे उस पर हमला करते हैं, लेकिन जियो अपनी इनह्यूमन स्ट्रेंथ से
उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू करता है। हेजी उसे देखकर हैरान है, लेकिन जल्द ही पहचान लेती है कि ये जियो है। थग लीडर को एहसास होता है कि ये लड़का ही नंबर 101014 जियो है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इस पर तब तक गोलियां चलाओ जब तक ये रीजनरेट करना बंद ना कर दे। जियो पर लगातार फायरिंग होती है, उसके लंग्स और हड्डियां छलनी हो जाती है। जियो दर्द से गिर जाता है, लेकिन गिरते ही वो जमीन पर बिखरा हुआ गुंडों का खून एब्जॉर्ब कर लेता है। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह दोबारा खड़ा होता है। जियो महसूस करता है कि ये गोली का दर्द उस 10 साल के टॉर्चर के सामने कुछ भी नहीं है। जियो दोबारा अटैक करता है और उन गुंडों की हड्डियां तोड़ना शुरू करता है। जब लीडर अकेला बच जाता है तो वो डर के मारे हेजी की कनपट्टी पर गन रख देता है और धमकी देता है। जियो बिना हिचकिचाए आगे बढ़ता है और उस लीडर को एक खतरनाक पंच मारता है। लीडर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जियो उसे अधमरा होने तक पीटता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जियो हेजी को गले लगा लेता है। वो रोते हुए कहता है कि वो बहुत डर गया था कि कहीं कुत्तों की तरह हेजी भी ना मर जाए। वो हेजी का शुक्रिया अदा करता है कि वो जिंदा है। हेजी इमोशनल हो जाती है और क्योंकि असलियत में जियो ने उसकी जान बचाई, फिर भी वो उसे थैंक कर रहा है। गुंडों के अरेस्ट होने के बाद मौन छा जाता है। हेजी और जियो मरे हुए कुत्तों के ढेर के पास खड़े होकर रोते हैं। जियो के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये उसके दोस्त थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। जियो रोता हुआ कहता है कि उसने इन कुत्तों को सिर्फ थोड़ा देर के लिए खाना और प्यार दिया, लेकिन उन कुत्तों ने उस छोटी सी खुशी के बदले अपनी जान दे दी। जियो ये देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसके हार्ट ऑफ रेस्पिरेशन की वजह से ही ये सब हुआ है। वह एक पागलपन भरी हुई कोशिश करता है। वो अपनी उंगलियों को काटने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसके दिल में दूसरों को जिंदा करने की ताकत है तो शायद उसका खून कुत्तों को वापस ला सके, लेकिन उसका रीजनरेशन इतना फास्ट होता है कि जख्म बनते ही भर जाते हैं। हेजी उसे जोर से रोकती है और समझाती है कि इन कुत्तों ने जियो को इसलिए चुना, उन्होंने जियो की तकलीफ महसूस करी थी। उन्हें पता था कि जियो भी उनकी तरह सताया गया है। इस गम के बीच उन्हें कूड़े के ढेर में गांजा का एक पपी जिंदा मिलता है। वो पपी जियो को देखकर बिना डरे उसके गोद में सो जाता है, जो इस बात का सबूत था कि वो जियो से नफरत नहीं करता। हेजी अपनी बहन से फोन पर बात करती है, जो एक पुलिस ऑफिसर और खुद एक हार्ट म्यूटेंट है। वो जियो को अपने घर ले जाती है। जियो के लिए घर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। जब वो घर के मिरर में अपना चेहरा देखता है तो वो डर के मारे चीख पड़ता है। 10 साल से उसने सिर्फ अपना स्केलेटन देखा था। लैब में डॉक्टर्स जैसे ही उसकी स्किन आती थी वो उसे फिर से काट देते थे या उस पर नए एक्सपेरिमेंट कर देते थे। आज पहली बार उसके पास नाक, होठ और गाल है। वो अपने ही चेहरे को छूकर हैरान हो जाता है कि वो ऐसा दिखता है। हेजी उसे उसकी उम्र पूछती है। जियो हिसाब लगाता है। 7 साल की उम्र में वो लैब गया, वहां 7 साल टॉर्चर झेला और फिर 3 साल से वो सड़क पर भटक रहा है, यानी जियो सिर्फ 17 साल का है। ये सुनकर हेजी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के हैं। हेजी को बुरा लगता है कि जियो ने इतनी कम उम्र में इतना दर्द झेला। वो फैसला करती है कि अब से कोई मिस्टर या स्केलेटन नहीं, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हेजी उसके लिए सोया सॉस एग राइस बनाती है। जियो के लिए ये किसी 5 स्टार मील से बड़ा नहीं था, क्योंकि इसमें अपनापन और ममता की गर्माहट थी। हेजी की बहन बिजी होने की वजह से नहीं आ पाती, इसलिए जियो को सोफा पर सोने को कहा जाता है। जियो के लिए सोफा की नरमी और गर्म पानी से नहाना एक मिरेकल जैसा था। लैब की ठंडी जमीन और लोहे के बेड की वजह से ये सुकून उसे रुला देता है। वो पपी का नाम फ्राइज रखता है, लेकिन इस शांति के बीच उसे अपना पास्ट याद आता है। 3 साल पहले जियो अकेले नहीं भागा था, उसके साथ कुछ और क्लास ए हार्ट म्यूटेंट्स बच्चे भी थे। भागने के दौरान वो सब अलग हो गए। जियो को डर है कि उसके वो साथी अभी भी कहीं न कहीं लैब के कब्जे में तड़प रहे होंगे। वो सुकून महसूस करते हुए अपना इरादा पक्का करता है कि ये छोटी-सी खुशी जो मुझे मिली है, मैं इसे मरते दम तक नहीं भूलूँगा। अगर लैब के लोगों ने या किसी ने भी इस शांति को छीनने की कोशिश करी, तो मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूँगा। सुबह होते ही हेजी स्कूल के लिए निकलने लगती है। वो जियो को घर का ध्यान रखने को कहती है और बताती है कि उसकी बहन शाम तक वापस आएगी। लेकिन जैसे ही हेजी जाती है, छोटा पपी फ्राइज दरवाज़ा खरोंचने लगता है। वो हेजी के पीछे जाने के लिए तड़प रहा होता है। जियो उसे बाहर घुमाने लेके जाने का फैसला करता है। जियो फ्राइज को लीश में बांधते वक्त दुख महसूस करता है। उसे लैब के वो दिन याद आते हैं जब वो खुद जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता था और थोड़ा सा हिलने पर उसे करंट लगता था। उसे लगता है
है कि लीश बांधना गलत है, पर बाहर के लोगों की वजह से ये ज़रूरी भी है। लेकिन छोटा फ्राइज़ लीश से निकल कर भाग जाता है। जियो घबरा जाता है क्योंकि उसने कल ही वादा किया था कि वो फ्राइज़ की हिफाज़त करेगा। फ्राइज़ को ढूँढते-ढूँढते जियो एक स्कूल के पास पहुँचता है। स्कूल के अंदर पहली बार जियो इतने सारे अपने उम्र के बच्चों को एक साथ खुश देखता है। उसे लगता है कि शायद स्कूल बहुत मज़ेदार जगह है। वहीं वो कुछ स्टूडेंट्स को न्यूज़ देखते हुए सुनता है। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि अनरजिस्टर्ड हार्ट म्यूटेंट्स को पकड़वाने पर 1 बिलियन वोन का इनाम है। स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं कि अगर उन्हें कोई म्यूटेंट मिल गया तो उसकी लॉटरी लग जाएगी। जियो को एहसास होता है कि बाहर की दुनिया हार्ट म्यूटेंट्स को सिर्फ एक जैकपॉट या खतरा समझते हैं। उसे समझ आता है कि उसे बहुत संभल कर रहना होगा। जियो को प्राइज मिल जाता है जो कुछ लड़कियों के पास होता है। वो लड़कियां, जिनमें से एक फेमस लड़की मिनजोंग भी है, टिकटॉक वीडियो बना रही होती है। जियो गलती से उनके फ्रेम में आ जाता है। पहले वो उसे स्टॉकर और परवर्ट समझकर चिल्लाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जियो का हैंडसम चेहरा देखते हैं, उनका टोन बदल जाता है। मिनजोंग, जिसके 100 के फॉलोअर्स हैं, जियो से इंप्रेस होकर उसका इंस्टाग्राम आईडी मांगती है ताकि वो उसे टैग कर सके। लेकिन जियो, जो 10 साल से लैब में था, उसे पता ही नहीं कि इंस्टा क्या होता है। वो सीधे मना कर देता है। मिनजोंग को अपनी इंसल्ट महसूस होती है क्योंकि आज तक उसे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था। जियो बस प्राइस को लेकर वहां से निकलने लगता है। ये सब दूर से टाइगू देख रहा होता है, जो कि एक डेलिकेट स्टूडेंट है और मिनजोंग को पसंद करता है। उसे जलन होती है कि जियो ने मिनजोंग का ध्यान अपनी तरफ खींचा। टाइगू जानबूझकर एक फुटबॉल जियो की तरफ जोर से किक करता है। जियो देख लेता है कि बॉल फ्राइस को लग सकती है, इसलिए वो पपी को नीचे झुका देता है और बॉल अपने चेहरे पर ले लेता है। जियो की नाक से खून निकलने लगता है और टाइगू झूठी माफी मांगता है, लेकिन जियो बहुत काम रहकर कहता है, मेरे कुत्ते को चोट लग सकती थी, माफी मांगो। टाइगू को हैरानी होती है कि इतनी जोर से बॉल लगने के बाद भी ये लड़का खड़ा है। जियो वहां से जाने लगता है, ये सोचते हुए कि काश वो भी इस स्कूल का हिस्सा होता और उसके दोस्त होते। टाइगू हार नहीं मानता। वो जियो के पीछे जाता है और एक्टिंग करता है कि वो दोस्ती करना चाहता है। वो कहता है कि दोस्ती के नाते वो जियो को ब्रेड खिलाएगा। जियो, जो बहुत मासूम है, पूछता है कि क्या फ्राइज के लिए भी खाना मिलेगा। टाइगू हाँ कहकर उसे एक सुनसान जगह ले जाता है। टाइगू और उसके दोस्त अंदर ही अंदर जियो का मजाक उड़ाते हैं कि ये कितना बेवकूफ है जो सिर्फ ब्रेड के लालच में पीछे आ गया। टाइगू का असली मकसद दोस्ती नहीं बल्कि जियो को पीटना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इतने ब्रेड खिलाऊंगा कि तुम्हारा पेट भर जाएगा, एक नकल सैंडविच। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां टाइगू और स्कूली दोस्त जियो को घेर लेते हैं। टाइगू जियो को डराने की कोशिश करता है और उस पर चिल्लाता है कि वो मिनजोंग से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा था। जियो बहुत मासूमियत से कहता है कि वो किसी से नहीं चिपक रहा था, वो बस वहां से जाना चाहता है क्योंकि उसका पपी फ्राइज डर रहा है। जब एक बुली फ्राइज पर हमला करने की कोशिश करता है तो जियो का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक ऐसा थप्पड़ मारता है कि गुंडा हवा में उड़ जाता है और सीधा दीवार से जा टकराता है। पलकों के झपकते ही जियो बाकी पुलिस को भी ढो डालता है। टाइगू की फटके हाथ में आ जाती है जब वो देखता है कि जियो ने एक पंच दीवार पर मारा है जो कि ईंटों की दीवार में क्रैक आ जाती है। टाइगू तुरंत जियो के पैर पकड़ लेता है और झूठ बोलता है कि उसके पास भी घर पर एक कुत्ता है जिसे वो बहुत प्यार करता है। जियो का दिल बहुत साफ है, उसे माफ कर देता है, लेकिन टाइगू अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रहा होता है। जब जियो को भूख लगती है, टाइगू उसे कैंटीन ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वहीं बैठे हुए टाइगू नोटिस करता है कि जियो की नाक की चोट जो फुटबॉल से लगी थी बिल्कुल गायब हो चुकी है और साथ ही नकल की घाव वो भी एकदम ठीक हो चुकी है। उसे समझ आता है कि जियो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक हार्ट म्यूटेंट है। टाइगू डर जाता है और अपने बड़े गुंडे ना यंगचुल को फोन करता है। वो यंगचुल को बताता है कि एक म्यूटेंट ने उसे मारा है और वो उससे सबक सिखाना चाहता है। यंगचुल हार्ट म्यूटेंट का नाम सुनकर और भी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़कर बेचना जैकपॉट होता है। वो टाइगू को ऑर्डर देता है कि जियो को किसी भी तरह रोक कर रखे जब तक वो वहां नहीं पहुंचता। टाइगू जियो को बातों में फंसाने के लिए आर्केड ले जाता है। जियो ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी थी। वो क्लॉ मशीन देखकर हैरान हो जाता है और वहां से एक डॉल निकालता है ताकि वो हैजी को गिफ्ट कर सके। फिर वो दोनों कैरियोके जाते हैं। जब टाइगू उसे गाना गाने को कहता है तो जियो एक बच्चे वाला गाना गाने लगता है। वो बताता है कि ये गाना उसकी माँ ने उसे तब सिखाया था जब वो 7 साल का था। उसके बाद से उसे कभी किसी ने कोई गाना नहीं सिखाया और ना ही वो कभी स्कूल जा पाया। टाइगू का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि जियो कोई गुंडा या दुश्मन नहीं बल्कि एक बहुत ही अकेला और दर्दमंद लड़का है जिसका इस दुनिया में फ्राइज के अलावा कोई भी नहीं। टाइगू को अपना कुत्ता याद आ जाता है और वो रोने लगता है।
दोनों लड़के साथ में गेम्स खेलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और सच में दोस्त बन जाते हैं। टाइगू भूल जाता है कि उसने यंग चुल को बुलाया था। तभी अचानक यंग चुल का गुस्सा भरा फोन आता है। टाइगू को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जियो को बचाने के लिए यंग चुल से झूठ बोलता है कि जियो कोई म्यूटेंट नहीं है और अपना प्लान कैंसिल कर देता है। लेकिन यंग चुल कोई मामूली गुंडा नहीं है। वो अपने पूरे गैंग के साथ वहां पहुंच जाता है। जैसे ही टाइगू मना करने की कोशिश करता है, यंग चिल उसके चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि टाइगू, कि क्या मैं तुम्हें मजाक लग रहा हूँ? कहाँ है वो म्यूटेंट? मुझे वो चाहिए। ना यंगचुल गुस्से में पागल हो रहा है। वो टाइगू का गला पकड़ कर चिल्लाता है कि वो म्यूटेंट कहाँ है। टाइगो अपनी जान जोखिम में डालकर झूठ बोलता है कि उसे गलतफहमी हुई थी। जियो कोई म्यूटेंट नहीं बल्कि एक मामूली लूजर है जो आर्केड में थोड़ा सा खेल कर ही थक गया था। टाइगो पूरी कोशिश करता है कि यंगचुल को वापस भेजे, लेकिन यंगचुल कोई बच्चा नहीं है। उसे टाइगो के चेहरे पर साफ झूठ दिखता है। यंगचुल तब अपना असली रंग दिखाता है। वो बताता है कि उसने पहले से ही एक म्यूटेंट ब्रोकर से बात कर रखी है। वो जियो को बेचकर मोटा पैसा कमाना चाहता है। टाइगू को एहसास होता है कि ये कोई नॉर्मल गैंगगिरी नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। यंगचुल टाइगू को 500 वोन का लालच देता है, लेकिन जब टाइगू नहीं मानता तो यंगचुल अपने लड़कों को ऑर्डर देता है कि टाइगू को तब तक मारो जब तक वो सच ना उगल ले। पीटते वक्त टाइगू को अपना पास्ट याद आता है। स्कूल के शुरुआती दिनों में जब कुछ लड़के उसे पीट रहे होते हैं, तब यंगचुल ने ही आकर उसे बचाया था। तब टाइगू को यंगचुल बहुत कूल और लॉयल लगता था और वो उसके जैसा बनना चाहता था, लेकिन आज वही यंगचुल उसे लोहे की जंजीर से मारने वाला है। यंगचुल कहता है कि पैसा कमाना ही सबसे कूल लाइफ है और लॉयल्टी की कोई कीमत नहीं। टाइगू हिम्मत करके उसे मुंह पर बोल देता है, सॉरी सर, पर अभी आप बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे। यंगचुल गुस्से में उसे जान से मारने के लिए जंजीर उठाता है। ठीक उसी वक्त जियो वहां आ जाता है और यंगचुल का हाथ पकड़ लेता है। जियो इतना काम है कि वो जंजीर की विल्ड मार्क्स और रफ एजेस को नोटिस करके बताता है कि इसे लगे हुए जख्म कभी नहीं भरेंगे। टाइगो रोकर जियो को भागने के लिए कहता है और वो कबूल करता है कि उसी ने गुंडों को बुलाया था और उसी ने जियो का राज खोला था क्योंकि वो गुस्से में था। लेकिन जियो को इस बात का बुरा नहीं लगता। वो बस इतना पूछता है कि तुम इनके साथ हो तो पीट क्यों रहे हो। तभी एक गुंडा पीछे से जियो पर वुडन बैट से हमला करता है। सारे गुंडे मिलकर जियो को नाइफ से घोंपने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि जियो को मारना नामुमकिन है। जियो वहां बिखरा हुआ खून एब्जॉर्ब करता है और उन गुंडों को हवा में उछाल कर फेंकने लगता है। गुंडे डर के मारे चीखने लगते हैं, क्या ये इंसान भी है? यंगचुल खुद हैरान है कि इतनी बार चाकू लगने के बाद भी ये लड़का खड़ा कैसे है। जियो एक एक कर सबकी हड्डी पसली एक कर देता है। वो साफ कह देता है कि अब जब उन्हें पता चल चुका है तो वो क्या है तो वो किसी को भी भागने नहीं देगा। लड़ाई खत्म होने के बाद टाइगू घबरा कर 911 को कॉल करने लगता है, लेकिन जियो के जख्म उसकी आंखों के सामने भरने लगते हैं। टाइगू को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वो रोने लगता है कि वो कितना बड़ा गुंडा है जिसने अपनी दोस्त को ही बेचने की कोशिश करी। जियो टाइगू की नाक से बहते खून को साफ करने के लिए उसे एक पैड देता है, जो एक्चुअली एक पपी पी पैड होता है। जियो कहता है, तुमने कहा ना कि तुम जैसा बंदा दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं ही नहीं था जो हमें दोस्त समझ रहा था। मेरे लिए इतना काफ़ी है। ये सुनकर टाइगो फट फट कर रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि जियो से ज़्यादा कूल बंदा उसने आज तक नहीं देखा। एक गुंडे और एक म्यूटेंट के बीच की ये दोस्ती अब एक नए मोड़ पर आ जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद ना यंगचुल एकदम डर जाता है। वो जियो के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि जियो एक म्यूटेंट है, लेकिन टाइगो अब पूरे टेंशन में है। वो यंगचुल को फैट पिग बोलकर उसकी इंसल्ट करता है और उसे पीटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पुलिस पहुंचती है। टाइगो तुरंत पुलिस को बताता है कि ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और म्यूटेंट्स को बेचते हैं। लेकिन यंगचुल बहुत बड़ा शातिर है। वो पुलिस के सामने रोने लगता है और विक्टिम कार्ड खेलता है। वो कहता है कि जियो ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि उनकी हड्डियां टूट गई हैं, जबकि जियो का शरीर पर एक खरोच तक नहीं है। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है और सबको स्टेशन चलने को कहती है। तभी यंगचुल सबके सामने चिल्लाकर बोलता है कि जियो एक हार्ट म्यूटेंट है और उसने म्यूटेंट स्पेशल एक्ट का उल्लंघन किया है। पुलिस जियो से उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगती है। जियो घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता है और अगर वो पुलिस के साथ गया तो हर्मिस लैब उसे आसानी से ट्रैक कर लेगी। तभी हेजी वहाँ दौड़ती हुई आती है। वो बहुत स्मार्ट मूव खेलती है और पुलिस ऑफिसर को अपनी बहन सुपरिटेंडेंट सॉन्ग हेइन से बात करवाती है। हेजी की बहन म्यूटेंट स्पेशल टीम की हेड है। वो फ़ोन पर ही ऑर्डर देती है कि जियो उनका विटनेस है, इसलिए उसे इज्जत से छोड़ दिया जाए और सिर्फ यंगचुल और उसके गुंडों को अरेस्ट किया जाए। यंगचुल चिल्लाता रह जाता है पर पुलिस उस गिरफ्तार कर ले जाती है।
जियो यंगचुल से पूछता है कि वो उसे किसके हवाले करने वाला था। यंगचुल बताता है कि वो किसी हर्बिस लैब को नहीं जानता, वो बस एरिया के ब्रोकर्स को म्यूटेंट बेचता है। जियो फैसला करता है कि उसे उन ब्रोकर से मिलना है। हेजी इसे बहुत खतरनाक बताती है और क्योंकि वो ब्रोकर खुद म्यूटेंट हो सकते हैं और बहुत साइको रह होते हैं। लेकिन जियो बताता है कि ये ब्रोकर्स ही शायद उसके उन दोस्तों तक पहुंचने का रास्ता है जो लैब से भागते वक्त बिछड़ गए थे। जियो अपने दोस्तों की याद में खोता है। वो बताता है कि लैब में टॉर्चर के दौरान उन्हें कुछ टाइम के लिए लर्निंग क्लासेस में भेजा जाता था। वहाँ पहली बार जियो को बाकी म्यूटेंट्स मिले थे जो बिल्कुल उसके जैसे थे। वहाँ उसने ली जुन, ली चायवॉन, यून हाना और शिन हायुन से दोस्ती की थी। वो सब लैब के टेस्ट सब्जेक्ट्स और उनके बीच एक गहरा बॉन्ड बन गया था। भागते वक्त वो सब अलग हो गए और जियो को लगता है कि उन ब्रोकर्स ने शायद उनके दोस्तों को पकड़ रखा होगा। तैगू यंगचुल का फ़ोन चुरा लेता है और उसमें से ब्रोकर का नंबर निकालता है। उन्हें पता चल जाता है कि आज रात 7 बजे यंगचुल ने एक ब्रोकर से मिलने की डील फिक्स करी थी। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब सीन एक वेयरहाउस पर शिफ्ट होता है। वहाँ कुछ गुंडे एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी तलवार से उन्हें मक्खन की तरह काट देता है। उसका नाम ली चायवॉन है, वही लड़का जो जियो के बचपन का दोस्त था। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसके पास हार्ट ऑफ स्वॉर्ड पावर है और वो खुद एक म्यूटेंट ब्रोकर बन चुका होता है। उसे एक मैसेज मिलता है, एक नया टारगेट जियो के बारे में। स्टोरी उसी सुनसान गली से शुरू होती है जहाँ जियो ब्रोकर का वेट कर रहा होता है। हेजी उसे समझाती है कि ये क्रिमिनल बहुत खतरनाक होते हैं, पर जियो को उम्मीद है कि इनके जरिए वो अपने लैब वाले दोस्तों को ढूंढ लेगा। तभी अचानक अंधेरे से एक चाकू जियो पर हमला करता है। एक अनजान शख्स जियो को पुलिस का जासूस समझकर उस पर टूट पड़ता है। जियो को लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है और वो उसे आसानी से हरा देगा। लेकिन सामने वाला बंदा इतना फास्ट होता है कि वो एक ही पल में जियो के टेंडन्स काट देता है। लड़ाई के बीच जियो को एहसास होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका लैब का पुराना दोस्त ली चायवन है। जियो खुशी से चिल्लाता है कि चायवन मैं हूँ, किम जियो स्केलेटन। चायवन हैरान रह जाता है क्योंकि जियो अब स्केलेटन नहीं बल्कि पूरी तरह एक इंसान दिखता है। जियो को लगता है कि पुरानी दोस्ती की वजह से वो खुश होगा, लेकिन चायवन उल्टा उस पर भयानक हमला कर देता है। चायवन जियो को डरपोक बोलता है। वो इल्जाम लगाता है कि जब वो सब लैब से भाग रहे थे और गुंडों ने उन्हें घेर लिया था, तब जियो अपनी जान बचाकर सबको मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। चायवन का गुस्सा इसी बात पर है कि जियो ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन जियो सच्चाई बताता है कि वो भागा नहीं था, वो पीछे रुककर उन सबको बचाने के लिए लड़ रहा था। दोनों के बीच भयानक फाइट होती है। चायवन अपने तलवार से जियो को छलनी कर देता है, पर जियो की रीजनरेशन पावर अभी पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। वो चायवन को अपने ब्रूट स्ट्रेंथ से दूर फेंक देता है। गली में शोर सुनकर लोग इकट्ठा होने लगते हैं, इसलिए चायवन लड़ाई रोक देता है। वो जियो को अपने हाइडआउट पर आने को कहता है ताकि वो बाकी बातें सुकून से कर सके। जियो जब वहां पहुंचता है तो वो लोग दंग रह जाते हैं। चायवन का हाइडआउट कोई अंडरवर्ल्ड का अड्डा नहीं बल्कि एक बर्गर शॉप है। जियो देखता है कि जो चायवन लैब में एकदम मासूम और हंसता मुस्कुराता लड़का था, वो अब एकदम कोल्ड और अजीब सा हो गया है। वो लोगों के सामने सिर्फ एक शेफ बनकर एक्टिंग करता है और एक साथ 3-4 बर्गर बनाता है, लेकिन उसकी असलियत एक म्यूटेंट ब्रोकर है। हैजी और टाइगू पीछे खड़े होकर नजर रखते हैं। चायवन जियो को अनएम्प्लॉयड होने पर चिढ़ाता है और उसे वहां जॉब ऑफर करता है। जियो चायवन को पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि लैब से भागते वक्त उसने एक टाइम बम की टिकलिंग सुनी थी। बाकी दोस्तों को बचाने के लिए जियो ने सारे एक्सप्लोजिव खुद उठाए और दूर भाग गया ताकि धमाका उन्हें न लगे। धमाके के बाद वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो सब गायब थे। चायवन को एहसास होता है कि जियो ने उन्हें धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचाया। वो जियो से माफी मांगता है और उसे बर्गर ट्रीट देता है। जियो पूछता है कि चायवन ब्रोकर का काम क्यों कर रहा है। चायवन बताता है कि वो असली ब्रोकर नहीं है, वो सिर्फ एक अंडरकवर एजेंट है जो म्यूटेंट्स को किडनैप करने वाले गुंडों को लालच देकर बुलाता है और उन्हें खत्म कर देता है। वो जियो को बताता है कि वो एक बहुत बड़े ब्रोकर को पकड़ने वाला है जिसे शायद उनके बाकी दोस्तों का पता चल सके। जियो खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हेजी और टाइगू को अभी भी चायवन पर शक है। वो जियो को वार्न करते हैं कि 3 साल में इंसान बदल जाता है, पर जियो को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है। जियो के पास फोन नहीं है, इसलिए वो नायोंग चुल का चोरी किया हुआ फोन ही यूज कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी लोकेशन पर जहाँ कुछ गुंडे एक कमजोर म्यूटेंट को पकड़ रहे होते हैं। तभी चायवन वहां आता है और अपनी पावर से सारे गुंडों को मौत के घाट उतार देता है। वो मासूम म्यूटेंट चायवन को अपना
मसीहा समझकर शुक्रिया अदा करता है, लेकिन चायवन का कोल्ड रूप वापस आ जाता है। मैंने चोरी हुआ म्यूटेंट रिकवर कर लिया है, इसे सीधा लैब भेज दो। मैं वही ब्रोकर हूँ जो इसे बेच रहा हूँ। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चायवन फोन पर अपने बॉस को बताता है, मुझे किम जियो मिल गया है, क्या उसे पकड़ने का इनाम अभी भी मिलेगा? कल मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। स्टोरी वहीं से शुरू होती जहाँ चायवन फोन पर डील फिक्स कर रहा होता है। वो अपने किसी बॉस से वादा करता है कि वो जियो को कल तक उनके हवाले कर देगा। चायवन जानता है कि जियो पहले जैसा कमजोर स्केलेटन नहीं रहा, उसकी रीजनरेशन पावर अब इंस्टेंट है। इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ बहुत सारा आयरन हो, क्योंकि वहाँ उसकी पावर सबसे ज्यादा होती है। इसी बीच हम चायवन को एक दूसरा रूप देखते हैं। वो घर जाकर अपनी डिसेबल्ड बहन के लिए करी बनाता है। वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ से हिंट मिलता है कि शायद अपनी बहन के इलाज या हिफाजत के लिए ही वो इतना बड़ा गुनाह कर रहा है। दूसरी तरफ हेजी घर पर जियो के लिए डिनर तैयार कर रही है। वो चैट जीपीटी से एक अजीब रेसिपी निकालती है, स्ट्रॉबेरी और संतरे वाली मीठी। सुनने में ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब लगता है, लेकिन जियो इतना मासूम है कि वो इसे दुनिया का सबसे बेस्ट खाना समझ के खाता है। जियो बहुत खुश है क्योंकि उसे उसका पुराना दोस्त मिल गया है। वो हेजी को बताता है कि चायवन उसके लिए कितना प्रीशियस है। जियो एक पुरानी याद शेयर करता है जब लैब में उसका एक हाथ कट गया था और वो बहुत उदास था। तब चायवन ने उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसके कटे हुए हाथ पर एक ब्लेड फिट कर दी और उसे कूल अपग्रेड कहा था। चायवन ने ही जियो को फिस्ट बम करना सिखाया था और बताया था कि सच्चे दोस्त एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। जियो के लिए चायवन ही वो इंसान था जिसने उसे दोस्ती का मतलब सिखाया। अचानक जियो के फोन पर चायवन का कॉल आता है। चायवन एक्टिंग करता है कि वो मुसीबत में है और लैब के लोगों ने उसे घेर लिया है। जियो बिना सोचे समझे अपना खाना छोड़कर उसे बचाने के लिए भागता है। एजी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जियो अपने दोस्त के लिए किसी भी खतरे पर कूदने के लिए तैयार था। जियो उस बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है। वहां हर तरफ सिर्फ लोहा होता है, आयरन पाइप्स, प्लेट्स और बोल्ट्स। जियो को थोड़ा शक होता है कि इस जगह पर चायवन सबसे बेस्ट है, फिर वो यहाँ कैसे पकड़ा गया। तभी अचानक जमीन से लोहे की कई सारी ब्लेड्स निकलती है और जियो के सीने को छलनी कर देती है। अंधेरे से चायवन बाहर आता है। जियो हैरान होकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब चायवन ठंडे दिमाग से कबूल करता है कि मैंने झूठ बोला था, मैं कोई अंडरकवर ऑफिसर नहीं बल्कि एक असली ब्रोकर हूँ। चायवन कहता है कि आज दिन भर जियो के साथ वक्त बिताकर उसने पुराने दिन याद आ गए और उसे मजा भी आया, लेकिन उसका असली मकसद जियो को वापस लैब में भेजना है। जियो का दिल टूट जाता है क्योंकि जिस ट्रस्ट की बात चायवन ने बचपन में करी थी, आज उसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर वो उसे दोबारा लैब में भेजना चाहता है। लड़ाई अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। जियो को एहसास होता है कि चायवन सिर्फ उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो उसे जान से मारने के इरादे से हमला कर रहा है। जियो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो पागलपन छोड़ दे और बताए कि वो इस क्रिमिनल लैब के साथ क्यों मिला हुआ है, लेकिन चायवन एक ही बात रट रहा है, सरेंडर कर दो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि यहाँ हर तरफ आयरन है। चायवन आयरन्स को कंट्रोल करके जियो को छलनी कर देता है, पर जियो का गुस्सा अब बढ़ने लगता है। जियो को लैब का एक पुराना एक्सपेरिमेंट याद आता है। 225th एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब के रिसर्चर ने चायवन को ऑर्डर दिया था कि वो अपने दोस्त जियो पर हमला करे। चायवन ने पहले मना किया और बिजली के झटके झेले, लेकिन जियो ने उसे उकसाया ताकि रिसर्चर उसे और टॉर्चर ना करे। जियो ने झूठ बोला कि चायवन की पावर बहुत कमजोर है और उसे दर्द नहीं होता। गुस्से में आकर चायवन ने जियो को काट दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बाद एक इमोशनल सच सामने आया। चायवन ने अपना खुद का हाथ काट कर अपना खून जियो के जख्मों पर लगाया ताकि जियो जल्दी हील हो सके, क्योंकि लैब वाले जियो को ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं देते थे। चायवन ने तब कहा था कि दोस्ती के बीच सेल्फ सेक्रीफाइस वाली नौटंकी मत किया करो, ये एम्बेरसिंग है। वापस प्रेजेंट में जियो लड़ाई खत्म करके वहां से जाना चाहता है क्योंकि वो अपने दोस्त पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन चायवन एक ऐसी लाइन क्रॉस कर देता है जहां से वापसी नामुमकिन थी। वो जियो को धमकी देता है कि अगर वो सरेंडर ना करे तो वो उसके नए दोस्त हेजी और टाइगू को पकड़ लेगा और उन्हें लैब के हवाले कर देगा। चायवन कहता है कि मामूली हाई स्कूल स्टूडेंट्स ढूंढना उसके लिए बच्चों का खेल है। जैसे ही हेजी और टाइगू का नाम आता है, जियो का सब्र टूट जाता है। जियो चायवन का जबड़ा अंदर से पकड़ लेता है। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। जियो कहता है कि मैं अब तक इसलिए रुका था कि तुम मेरे पुराने दोस्त हो और मैं तुम्हारा मजबूरी सुनना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुमने मेरे दोस्तों को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जियो अपना हार्ट ऑफ रेस्पिरेशन पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है। लड़ाई एकदम खतरनाक मोड़ ले लेती है। जियो चायवन के मुंह पर हमला करके उसका खून एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी हार्ट ऑफ रेस्पिरेशन पावर इंस्टेंट रिकवरी कर देती है। वो चायवन के पेट पर एक ऐसा पंच मारता है कि उसकी 3 पसलियां टूट जाती हैं।
चायवोन हैरान है क्योंकि उसकी बॉडी में लोहा होने की वजह से नॉर्मल हमले उस पर अक्सर काम नहीं करते, पर जियो की स्ट्रेंथ इनह्यूमन है। चायवोन को समझ आता है कि जियो सिर्फ रीजनरेट नहीं कर सकता, बल्कि उसके स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना भी अलग लेवल पर है। वो डर जाता है कि अगर ये चलता रहा तो वो हार जाएगा। चायवोन अपना सबसे दर्दनाक मूव चलाता है। वो अपनी बॉडी के अंदर के आयरन पार्टिकल्स को लिमिट तक एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसकी वेन्स और ऑर्गन्स तक फटने लगती हैं। लेकिन इसके ब्लेड, उसकी स्वॉर्ड हर्ट पावर, एक धमाके की तरह उसकी बॉडी से सैकड़ों ब्लेड्स निकलते हैं। वो जियो को चैलेंज करता है कि इन काउंटलेस तलवारों पर उसका वार काम नहीं करेगा, लेकिन जियो को अब कोई परवाह नहीं है। वो बिना हिचकिचाए उन सारी तलवारों के बीच से निकालकर चायवन पर हमला करता है। उसका शरीर छलनी होता है, मांस फट रहा है, पर जियो कहता है ये तलवारों का दर्द कुछ नहीं है, असली दर्द दोस्त के धोखा देने का है। जियो लगातार पंचेस मारता है और चायवन को अधमरा कर देता है। वो रोते हुए पूछता है कि आखिर चायवन ने लैब के साथ डील क्यों करी? क्या उनके 10 साल की दोस्ती की कोई कीमत नहीं? चायवन बस इतना कहता है कि हम दोस्त नहीं रहे, मैं लैब के लिए काम करता हूँ। तभी वेयर हाउस में अचानक पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। जियो को लगता है कि ये लैब के लोग हैं। उसे अपना पुराना ट्रॉमा याद आता है, जब बचपन में उसे घेर कर गोलियां मारी गई थी और उसे केज में रखा गया था। वो चायवन को उठाकर भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस की स्पेशल असॉल्ट टीम लीडर जिन उन्हें घेर लेता है और लाइव एम्यूलेशन लोड करके शूटिंग का ऑर्डर देने वाला होता है। ठीक उसी वक्त जब पुलिस फायरिंग शुरू करने वाला होता है, एक लेडी ब्लैक कोट में आकर सबको रोक लेती है। ये सॉन्ग हेयिन है, जो हेजी की बड़ी बहन है और म्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्स की लीडर है। वो तुरंत सीन का कंट्रोल अपने हाथ ले लेती है और ऑफिसर को गन नीचे करने का ऑर्डर देती है। वो जियो के पास आती है और बहुत प्यार से कहती है कि जियो डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं हेजी से तुम्हारे बारे में सब सुना है, मैं हेजी की बहन हूँ। सॉन्ग हेयिन। सीन शुरू होता है सॉन्ग हेयिन और पुलिस असॉल्ट टीम के कैप्टन इम जिन बुक की बहस से। कैप्टन जिन बुक गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि हेयिन प्रोटोकॉल्स तोड़ रही है। वो जियो को एक अनरजिस्टर्ड म्यूटेंट बोलकर अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हेयिन एक ही पल में अपनी पावर यूज करके सारी पुलिस गन्स के 2 टुकड़े कर देती है। वो साफ कर देती है कि ये केस हर्म्स लैब से जुड़ा है और यहाँ उसका हुक्म नहीं चलेगा। हर्मेस लैब्स का नाम सुनते ही कैप्टन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये लैब कितनी खतरनाक है। जियो को अब इंटीग्रेशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ हेयिन उसके एक कड़वा सच पूछती है। जियो को लगता है कि उसके दोस्त भाग गए, लेकिन सच ये है कि लैब ने उन्हें जानबूझ भागने के लिए दिया ताकि उन्हें दोबारा पकड़कर उनका हौसला तोड़ सके। चायवन ने भी इसी वजह से जियो को धोखा दिया। तभी रूम में चायवन की छोटी बहन ली चायून आती है। वो रोते हुए बताती है कि 3 साल पहले जब चायवन लैब से भागकर घर आया तो उसके माँ बाप गुजर चुके थे और बहन के एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर थी। चायवन के पास न पैसे, न पहचान थी, न पैसा। तब लैब के लोग उसके पास आए और डील ऑफर करे, हमें म्यूटेंट्स पकड़ने में मदद करो और हम तुम्हारी बहन का पूरा खर्चा उठाएंगे। चायवन ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपनी दोस्ती और इमाम बेच दिया। जियो को सब सच पता चल चुका था, पर वो अभी भी गुस्से में था। वो चायवन को फोन करता है जो जेल में है। जियो उसे खूब खरी खोटी सुनाता है, उसे ट्रेटर और ट्रैश बोलता है। वो कहता है कि चायवन को अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बितानी चाहिए। लेकिन फिर जियो का नरम दिल बाहर आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बहन की फिक्र मत करना, पुलिस उसका ख्याल रखेगी। तुम अपने गुनाहों का सजा काट कर जल्दी बाहर आओ, क्योंकि हमें फिर साथ में बैठकर बर्गर खाना है। वो काफी टेस्टी था। चायवन रो पड़ता है और सिर्फ थैंक यू कह पाता है। हेयिन हैरान है कि जियो ने इतने बड़े धोखे के बाद भी चायवन को माफ कर दिया। जियो को अब एहसास हो चुका है कि उसके बाकी दोस्त इसी तरह लैब के कब्जे में होंगे और घुट घुट कर जी रहे होंगे। उसका मासूम चेहरा अब गुस्से में बदल जाता है। वो हेयिन से कहता है, मुझे लगा था मेरे दोस्त बाहर खुश होंगे, पर मैं गलत था। वो शैतान अभी भी उन्हें यूज कर रहे हैं। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो। जियो अब वो पुराना कमजोर स्केलेटन नहीं रहा। वो अब एक नया संकल्प ले चुका है कि वो हर्मिस लैब को जड़ से मिटा देगा और अपने दोस्त को आजाद कराएगा। जियो और हेयिन घर पहुंचते हैं, जहाँ हेजी उनका इंतजार कर रही होती है। जियो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जो हेयिन बाहर इतनी खतरनाक और सीरियस पुलिस ऑफिसर थी, वो घर आते ही अपनी बहन के लिए एकदम स्वीट और ओवर प्रोटेक्टिव बन जाती है। हेयिन हेजी को इतने जोर से हक करती है कि बेचारी हेजी का दम घुटने लगता है। हेजी उन्हें वही स्पेशल संतरे और स्ट्रॉबेरी वाली मीट डिश खिलाती है जो उसे चैट जीपीटी से सीखी थी। हेयिन को इस अजीब कॉम्बिनेशन से डर लग रहा था, पर अपनी बहन का दिल रखने के लिए वो इसे खाती है और झूठ तारीफ करती है। वहीं जियो
जिसके टेस्ट बड शायद नॉर्मल नहीं है, वो मज़े से खाता है और कहता है कि वो इसे रोज़ खा सकता है। हेइन मन में सोचती है कि क्या जियो के पावर्स के साथ-साथ उसके टेस्ट बड्स रीजनरेट होना भूल गए हैं। हेइन फैसला करती है कि जब तक पुलिस रेसिडेंस खाली नहीं होती, जियो उनके साथ ही रहेगा। लेकिन वो कुछ बहुत सख्त रूल्स बनाती है। जियो सिर्फ लिविंग रूम में रह पाएगा और गलती से भी हेजी के कमरे में कदम नहीं रखेगा। वो धमकी देती है कि अगर रूल टूटा तो अंजाम जियो की सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। जियो डर के मारे सारे रूल्स मान लेता है। सुबह होते ही है जियो को बाहर ले जाती है उसकी पावर्स को चेक करने के लिए। जियो बताता है कि इसकी ताकत हीलिंग ब्लड पर डिपेंड करती है। इन जियो को एक ग्रिप स्ट्रेंथ मशीन यूज करने के लिए बोलती है, जिससे उसकी ग्रिप का स्ट्रेंथ नापा जाए। जियो उसे इतनी जोर से दबाता है कि मशीन ही चकनाचूर हो जाती है। हेइन शॉक हो जाती है क्योंकि जियो की पकड़ एक गोरिल्ला से भी ज्यादा मजबूत लगती है। हेइन कंफर्म करती है कि जियो एक हाई रैंक हार्ट म्यूटेंट है। तभी हेजी उनके लिए ड्रिंक्स लाती है। जियो अब पहली बार कोक पीता है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। उसे लगता है कि जैसे उसके दिमाग की बत्ती जल गई हो। वो काफी खुश दिखता है, पर अचानक उसे अपने दोस्त की याद आ जाती है। वह हेजी से वादा करता है कि वो लैब को मिटाकर अपने सभी दोस्तों को आजाद करेगा। कुछ दिन बीतते हैं, सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल के क्लासरूम में। सभी स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं कि एक नया इनसीन विजुअल वाला ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है। लड़कियां उसका इंस्टाग्राम मांगने के लिए तैयार हैं। तभी टीचर के साथ जियो की एंट्री होती है। वो बहुत नर्वस है और उसकी हार्ट बीट फास्ट है। हेन ने उसे स्कूल भेजा ताकि वो वहां अपने दोस्त से मिल सके या उनका पता लगा सके। जियो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम किम जियो है। नाइस टू मीट यू।